इस घर में शांति तो कहीं मिल ही नहीं सकती। मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा, अर्थात संतान से दुख भोग रहा हूँ। थक चुका हूँ इस घर के माहौल से। रोज नित नए नए झगड़े। इस घर की दीवारें भी लगता है शोर मचाती हैं। मुझे तो अब लगता है बुढ़ापा तो इस घर में चैन से कटने से रहा। लगता है यह सब छोड़कर गांव ही जाना पड़ेगा। लेकिन गांव जाकर क्या मतलब? कायर लोग ही परिस्थितियों से भागते हैं। नहीं नहीं, मैं गांव नहीं जा सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। माना कि अजित स्वभाव से थोड़ा घमंडी है, थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां तो सभी को उठानी पड़ती हैं। जब बहू से चिढ़ है, उसकी हर बोली तुम्हें जहर के जैसे लगती है, तो शादी के पहले ही सोचना था ना। नहीं करते शादी, रह जाते कुंवारे। नहीं, लेकिन शादी भी करनी है, अपने ढंग से मनमानी भी करनी है। अब गाय जैसी पत्नी तो मिलने से रही। जैसी तुम्हारी माँ थी वैसी तो शायद ही कोई होगी। अब दुनिया की हर पत्नी अपने पति को सही रास्ते पर लाने की कोशिश तो करेगी ही। अपनी राय वह हर बात पर देगी ही। अब अजीत को थोड़ा अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। अपनी इसी सोच को लेकर अगर वह ऐसे ही चलता रहा, तब मुझे तो नहीं लगता कि यह शादी ज़्यादा दिन टिक पाएगी। अगर अजीत सामंजस्य बैठाकर नहीं चलोगे तो पग पग ठोकर ही खाते रहोगे। ना तो खुद सुखी रहोगे, ना ही अपने आसपास किसी को सुखी रहने दोगे। समाज व रिश्तेदारी में जगहसाई होगी सो अलग। रूबी बहू तो पराए घर की बेटी है। अब उसे मैं क्या समझाऊं? अब बेटे बहू दोनों में से किसी एक को तो दब कर तो रहना ही पड़ेगा। रूबी और अजीत के कल के झगड़े से ही परेशान मुकेश का रात बड़ी मुश्किल से कटा। सुबह नाश्ते के दौरान भी अजीत और बहू के बीच खटपट हो गई। यह कैसा नाश्ता बनाया है? नमक तो इसमें है ही नहीं। जी, मैंने नमक तो डाला था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। झट से रूबी नाश्ते का प्लेट उठाने लगी। रुकिए, मैं डाल कर लाती हूँ। लेकिन अजीत ने रूबी का हाथ झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है। एक अकेले कितना काम करूं? मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूं तो मुझे हल्के में लेते हूं। मैं जब तक सह रही हूं ना तब तक। जिस दिन मेरी सहनशीलता ख़त्म हुई ना, और एक तो पानी भी इसी वक्त आ जाता है। तुम भी देख रहे हो, बजाय सहयोग करने के तुम हो की शिकायत करने बैठ गए। हाँ, तो क्या किचन में भी तुम्हारी मदद करूं? जनानी समझ कर रखा है तुम्हारे भाई की तरह मुझे, जो कभी तो तुम्हें पूछता नहीं। तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के होने के बावजूद किचन में लगा रहता है, बर्तन घिसता है, पूरियाँ तलता है। अजीत ने जानबूझकर रूबी को नीचा दिखाने के लिए यह मुद्दा उठाया। खबरदार, जो मेरे भैया भाभी के बारे में कुछ भी बोला तो मेरे भैया के पाँव की धूल तुम कभी नहीं बन सकते हो। क्या बोली? औकात में रह रूबी, बताऊं क्या? तभी मुकेश जी बीच में बोल पड़े। अरे बस करो अजीत, सुबह सुबह ही घर में अशांति फैला दी। बर्तन पटकते हुए अजित उठा और चिल्ला उठा। करो, आप करो नाश्ता। मैं तो अब से इसके हाथ का कुछ खाऊंगा ही नहीं। इतना कहकर अजित घर से निकल गया। उसी रात फिर से बेटे बहू में लड़ाई हो गई, लेकिन इस बार अजीत ने रूबी पर हाथ उठा दिया था। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कसमसा उठा। चाह कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कितनी बार मैंने दोनों को समझाया, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। काश पुष्पा होती अपने बेटे को समझाती, पर पुष्पा को तो मैंने अपने ही गलतियों से खो दिया है। यह सोचते सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने लगी हैं। मैं अपने आप से भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन भाग नहीं सकता, क्योंकि नियति द्वारा मेरे लिए सज़ा तय की गई है कि मैं पछतावे की आग में धीरे धीरे जलूँ। रूबी, मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। कुछ मंगाना तो नहीं है ना? नहीं पापा जी, आप हो आइए। मैं चल पड़ा यह सोच कर कि कुछ देर बाहर निकलने से शायद मेरा मन थोड़ा बहल जाए, लेकिन बाहर निकलते ही मेरा मन अतीत के गलियारों में भटकने लगा। मुझसे जबान लड़ाती है। एक भद्दी गाली देकर मैंने उस पर अपना क्रोध बरसा दिया। प्लीज़ मत मारो मुझे, मेरे बच्चे को लग जाएगी। दया करो। मैंने आखिर किया क्या है?
उसने झुककर अपनी पीठ पर मेरा भार सहन करते हुए कहा। कोख में पल रहे बच्चे पर वह आंच नहीं आने देना चाहती थी। मेरी मार से बेहोश हो चुकी थी पुष्पा। पागल हो गया है क्या? अरे बहू के पेट में बच्चा है, अगर उसे कुछ हो गया तो? माँ किसी बहाने से उसे मेरे गुस्से से बचाना चाहती थी। कह देना इससे यह मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करे, वरना अगली बार जान से ही मार दूंगा। कहते हुए मैंने 2 साल के नन्हे अजीत को धक्का दिया, जो अपनी माँ को मार खाते देख सहमा हुआ सा एक तरफ खड़ा था। फिर गाड़ी उठाई और निकल पड़ा अपनी आवारगी की राह। उस पूरी रात में नशे से चूर रहा। सुबह के 4 बज रहे होंगे कि पापा के एक कॉल ने मेरी शराब का सारा नशा उतार दिया। कहाँ है तू? कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। पुष्पा नहीं रही। तुरंत आ। जैसे तैसे घर पहुंचा तो हताश पापा सिर पर हाथ धरे अंदर सीढ़ियों पर बैठे थे और माँ नन्हे अजीत को चुप कराने की बेहिसाब कोशिशें कर रही थी। अपने बेडरूम का नज़ारा देख मेरी सांसें तो रुक ही गई। बेजान पुष्पा लटकी हुई थी। मुझे काटो तो खून नहीं। माँ पापा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पुष्पा ने अपने साथ अपनी कोख में पल रहे मेरे अंश को भी ख़त्म कर दिया था। पर इतने खौफनाक माहौल में भी मेरा शातिर दिमाग काम कर रहा था। इधर उधर खूब ढूंढने के बाद भी पुष्पा की लिखी कोई आखिरी चिट्ठी मुझे नहीं मिली। पुलिस को देने के लिए हमने एक ही बयान को बार बार दोहराया कि माँ की बीमारी के चलते उसे मायके जाने से मना किया तो जिद व गुस्से में आकर उसने अपनी जान दे दी। वैसे भी मेरी माँ का सीधापन पूरी कॉलोनी में मशहूर था, जिसका फ़ायदा मुझे इस केस में बहुत मिला। कुछ दिन मुझे ज़रूर लॉकअप में रहना पड़ा, लेकिन बाद में सबको पैसा खिलाकर इस मामले को ख़त्म करने में हमने सफलता पाई, क्योंकि पुष्पा के मायके में उसकी खैर खबर लेने वाला शराबी बाप ही था, जिसे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई खास रुचि नहीं थी। थोड़ी परेशानी से ही सही, लेकिन 2 साल में केस रफा दफा हो गया। पर मेरे जैसा आशिक मिजाज व्यक्ति ऐसे समय भी कहाँ चुप बैठने वाला था। इस बीच मेरी रासलीला मेरे एक दोस्त की बहन जूही से शुरू हो गई। जूही का साथ मुझे खूब भाने लगा, क्योंकि वह भी मेरी ही तरह बिंदास थी। पुष्पा की मौत के 1.5 साल के भीतर ही हमने शादी कर ली। वह तो शादी के बाद पता चला कि मैं शेर तो वह सवा शेर है। शादी होते ही उसने अपनी असलियत दिखा दी। बदतमीज़ी, बदचलनी आदि गुणों में वह मुझसे भी कहीं बढ़कर निकली। मेरी परेशानियों की शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन मैंने पुष्पा समझकर उस पर पहली बार हाथ उठाया। मेरे उठे हाथ को हवा में ही थाम उसने ऐसा मरोड़ा कि मेरे मुंह से आह निकल गई। उसके बाद मैं कभी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। घर के बाहर बनी पुलिया पर आसपास के आवारा लड़कों के साथ बैठी वह जब तब कॉलोनी के लोगों को नजर आती। अपने दोस्तों के साथ कार में बाहर घूमने जाना उसका प्रिय शौक था। रात को वह शराब के नशे में धूत होकर घर आती और सो जाती। मैंने उसे अपनी झांसी में लेने की कई नाकाम कोशिश की, लेकिन हर बार उसने मेरे वार का ऐसा प्रतिवार किया कि मैं बौखला गया। उसने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने उससे उलझने की कोशिश की तो वह मुझे मरवा देगी या ऐसा फंसाएगी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं उसके धमकी से तभी तक बचा रहता तब तक कि उसके कामों में हस्तक्षेप ना करता। तो इस तरह प्रकृति के न्याय के तहत मैंने जल्द ही वह काटा जो बोया था। घर की पूरी सत्ता पर मेरी जगह वह काबिज हो चुकी थी। शादी के साल भर बाद ही मुझ पर दबाव बनाकर उसने पापा से हमारे घर को भी अपने नाम करवा लिया और फिर हमारा मकान बेचकर उसने पॉश कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा और मुझे वह अजीत को अपने साथ ले गई। मेरे मम्मी पापा गांव के कच्चे घर में रहने को मजबूर हो गए थे। यह सब मेरी ही कार गुजारियों की अति थी, जो आज सब कुछ मेरे हाथ से मुट्ठी से निकली रेत की भांति फिसल चुका था। अपना मकान बिकने से हैरान परेशान पापा इस सदमे को न सह पाने के कारण हार्ट अटैक के शिकार हो महीने भर में ही चल बसे। उनके जाने के बाद मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो गई। प्रकृति
मेरे कर्मों की इतनी जल्दी और ऐसी सजा देगी मुझे मालूम ना था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी उसके क्रियाकलाप में कोई खास अंतर नहीं आया। इस बीच 5 साल के हो चुके अजीत को उसने पूरी तरह अपने अधिकार में ले लिया। उसके सानिध्य में पलता बढ़ता अजीत भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ा। पढ़ाई लिखाई से उसका खास वास्ता नहीं। जैसे तैसे 12वीं कर उसने छोटा मोटा बिजनेस कर लिया और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से उसी के हवाले कर दी। उन दोनों के सामने मेरी हैसियत वैसे भी कुछ नहीं थी। किसी समय अपनी मनमर्जी का मालिक मैं, आजकल उनके हाथ की कठपुतली बन बस उनके रहमो करम पर जिंदा था। इसी रफ्तार से ज़िंदगी के कुछ और वर्ष बीत गए। इसी बीच जूही एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गई और अपने आप में गुमसुम पड़ी रहने लगी। अब घर की सत्ता मेरे बेटे अजीत के हाथों में आ गई। हालांकि इस बदलाव का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं था। हाँ, अजीत की शादी होने पर उसकी पत्नी रूबी के आने से अलबत्ता मुझे कुछ राहत जरूर हो गई, क्योंकि मेरी बहू भी पुष्पा जैसी ही एक नेक दिल इंसान थी। वह जूही की सेवा जी जान से करती और अजीत को खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। पर जिसकी रगों में मेरे जैसे गिरे इंसान का लहू बह रहा हो, उसे भला किसी की अच्छाई की कीमत का क्या पता चलता। साल भर पहले जूही ने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त सच में मन से जैसे एक बोझ उतर गया और मेरा जीवन थोड़ा आसान हो गया। इसी बीच अजीत के अत्याचार रूबी के प्रति बढ़ते जा रहे थे। अब अजीत उसे मारने लगा और हर सुबह अपने चेहरे व शरीर की सूजन छिपाने की भरसक कोशिश करते हुए वह फिर से अपने काम पर लग जाती। कल रात भी अजीत ने उस पर अपना गुस्सा निकाला था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर वह यह सब क्यों सहती है। क्यों नहीं वह अजीत के खिलाफ रिपोर्ट करती। आखिर उसकी क्या मजबूरी है। तमाम बातें मेरे दिमाग में लगातार चलती। मेरा मन उसके लिए इसलिए भी परेशान रहता क्योंकि इतना सब कुछ सह कर भी वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता कि आखिर एक औरत एक ही समय में इतनी मजबूत और मजबूर कैसे हो सकती है। ऐसे वक्त पर मुझे पुष्पा की बहुत याद आती। अपने 4 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मैंने एक पल भी उसे सुकून का नहीं दिया। शादी की पहली रात ही मैंने अपना असली चेहरा उसे दिखा दिया। काश उस वक्त उसके रूप सौंदर्य को प्यार भरी नज़रों से कुछ देर निहारा होता, तारीफ के 2 बोल बोले होते तो वह खुशी से अपना सर्वस्व मुझे सौंप देती। उस घर में आखिर वह मेरे लिए ही तो आई थी। पर मेरे लिए तो प्यार की परिभाषा शारीरिक भूख से ही होकर गुजरती थी। फिर जब वह गर्भवती हुई तो मैं दूसरों के साथ इश्क लड़ाने लगा। हे प्रकृति, मुझे थोड़ी सी तो सद्बुद्धि देती। मैंने उसे चैन से एक सांस न लेने दी। अपनी हरकतों से सदा उसका दिल दुखाया। उसकी ज़िंदगी को मैंने वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया। उस दिन उसने जान भी दी तो मेरे कारण ही, क्योंकि उसे मेरे नाजायज़ संबंधों के बारे में पता चल गया था और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इस बारे में मुझसे पूछ बैठी थी। बदले में मैंने ये सब पुरानी यादें दिमाग में घूमती रही और कब मैं घर लौट आया पता ही नहीं चला। पापा जब आप बाहर गए थे ना, उस वक्त बुआ जी आई थी। थोड़ी देर बैठी, फिर आपके लिए यह लिफाफा देकर चली गई। बाजार से आते ही रूबी ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। ठीक है बेटा। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक छोटी सी चिट और बगल में एक खत रखा था। चिट पर बहन ने लिखा था, माँ के जाने के सालों बाद आज उनकी पुरानी पेटी खोली तो यह खत उसमें मिला। तुम्हारे नाम का है सो तुम्हें देने आई थी। सालों पहले मुझे यह खत किसने लिखा होगा, यह सोचते हुए कांपते हाथों से मैंने खत पढ़ना शुरू किया। प्रिय मुकेश जी, वैसे तो तुमने मुझे कई बार मारा है, पर मैं हमेशा यह सोचकर सब सहती चली गई कि जैसे भी हो तुम मेरे तो हो। पर कल जब तुम्हारे इतनी सारी नाजायज समझों का पता चला तो मेरे धैर्य का बांध टूट गया। हर रात तुम मेरे शरीर से खेलते रहे, हर दिन मुझ पर हाथ उठाते रहे, लेकिन मन में एक संतोष था कि इस दुख भरी जिंदगी में भी एक रिश्ता तो कम से कम मेरे पास है। लेकिन जब पता चला कि यह रिश्ता रिश्ता ना होकर एक कलंक है,
तो इस कलंक के साथ मैं नहीं जी सकती। सोचती थी कभी तो तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगा लूँगी, लेकिन अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मायके में भी तो कोई नहीं है जिसे मेरे जीने मरने से कोई सरोकार हो। मैं अपनी व्यथा ना ही किसी से बांट सकती हूँ और ना ही उसे सह पा रही हूँ। तुम ही बताओ फिर कैसे जीऊँ? मेरे बाद मेरे बच्चों की दुर्दशा ना हो, इसीलिए अपनी कोख का अंश अपने साथ लिए जा रही हूँ। मासूम अजीत को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। खुश रहो तुम। कम से कम अजीत को एक बेहतर इंसान बनाना। जाने से पहले एक बात तुमसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी चाहत के इंतज़ार में पल पल मरती तुम्हारी पुष्पा। पूरा पत्र आंसुओं से गिला हो चुका था। जी चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ूँ। मेरी पुष्पा, माफ़ कर दे मुझे। मैं इंसान कहलाने के काबिल नहीं हूँ। तेरे प्यार के काबिल भला क्या बनूंगा? हे प्रकृति, मेरी पुष्पा को लौटा दे मुझे। मैं उसके पैर पकड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग लूँ उससे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भावनाओं का ज्वार थमा तो कुछ हल्का महसूस हुआ। शायद माँ को पुष्पा का यह पत्र मिला हो और मुझे बचाने की खातिर यह पत्र उन्होंने अपने पास छिपा कर रख लिया हो। यह उन्हीं के प्यार का साया तो था कि इतना घिनौना जुर्म करने के बाद भी मैं बच गया। उन्होंने मुझे काल कोठरी की सज़ा से तो बचा लिया, परंतु मेरे कर्मों की सज़ा तो नियति से मुझे मिलनी ही थी, और वह भी किसी भी बहाने से मुझे मिलकर ही रही। पर अब सब कुछ भुलाकर पुष्पा की वही पंक्ति मेरे मन में बार बार आ रही थी। कम से कम अजीत को एक बेहतर इंसान बनाना। रूबी के माता पिता नहीं हैं। हो सकता है भैया भाभी साथ रखना नहीं चाहते, लेकिन रूबी तो तारीफ करती रहती है भैया भाभी की। लेकिन रूबी इतनी मजबूर क्यों है? या फिर हो सकता है उसके भैया भाभी उसे साथ नहीं रखना चाहते हैं। हो सकता है बहू झूठी तारीफ करती है ताकि उसका मान बना रहे। रूबी बहू भी मजबूर है पुष्पा की तरह, पर अब मैं मजबूर नहीं बनूंगा। कुछ सोचकर मैं उठ खड़ा हुआ, रूबी को आवाज़ दी। जी पापा, कहते हुए रूबी मेरे सामने मौजूद थी। बहुत देर तक मैं उसे सब कुछ समझाता रहा और वह आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे हैरत से देखती रही। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अजीत का पिता होने के बावजूद मैं उसका दर्द कैसे महसूस कर रहा हूँ, या उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मैं यह क्या और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वह मासूम तो मेरी हरकत से हमेशा अनजान थे। पास के पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने अपने बहू पर हो रहे अत्याचार की धारा के अंतर्गत बेटे अजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे कहने पर रूबी ने अपने शरीर पर जख्मों के निशान उन्हें दिखाए, जिससे केस पुख्ता हो गया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने अपना काम कर दिया था। आगे का काम पुलिस करेगी। अजीत को सही राह पर लाने का एक यही तरीका मुझे कारगर लगा, क्योंकि सिर्फ मेरी समझाने भर से बात उसके पल्ले में नहीं पड़ेगी। पुलिस, कानून और सज़ा का खौफ ही अब उसे सही रास्ते पर ला सकता है। पुष्पा के कहे शब्दों के अनुसार मैं उसे रिश्तों की इज्जत करना सिखाऊंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, ताकि फिर कोई पुष्पा किसी मुकेश के अत्याचारों से त्रस्त होकर जान देने को मजबूर ना हो। घर वापसी के समय रूबी के सिर पर मैंने स्नेह से हाथ फेरा। उसकी आंखों में खौफ की जगह अब सुकून नजर आ रहा था। यह देख मैंने राहत की सांस ली। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अपने पति को दूसरी औरत के साथ देख अंजू का माथा चकरा गया था। बस अब एक साथ कई सवाल उसे परेशान करने लगे हैं, लेकिन वह चाह कर भी कुछ पता नहीं कर सकती। पवन के दोस्त, ऑफिस वाले और पड़ोसी सब जानना चाहते थे कि आखिर वह औरत थी कौन और उसका पवन से क्या रिश्ता था। सबको पवन की मौत का गम कम, उस राज को जानने की उत्सुकता ज़्यादा थी। जिंदगी में कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि यह क्या हो गया है। ऐसी ही एक घटना नहीं बल्कि दुर्घटना घटी अंजू के साथ। उसका पति पवन एक औरत के साथ सड़क दुर्घटना में मारा गया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी। दोनों का पोस्टमार्टम हो गया।
उस औरत की बॉडी को लेने कोई नहीं आया, सो उसका अंतिम संस्कार पुलिस द्वारा किया गया। वह औरत शादीशुदा थी क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर था। सवाल यह था कि वह गैर मर्द के साथ कार में क्यों गई थी। कार के कागजात के आधार पर पता चला कि वह कार पवन के मित्र की थी। एक दिन पहले ही पवन ने उसे यह कहकर ली थी कि वह एक जरूरी काम से जा रहा है, लेकिन कार दुर्घटनाग्रस्त हुई दूसरे जगह पर, यानी पवन ने अपने मित्र से झूठ बोला। जब दुर्घटना की गुत्थी नहीं सुलझ सकी तो लोगों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि उस औरत के साथ पवन के अवैध रिश्ते रहे होंगे और वे दोनों मौज मस्ती के लिए निकले होंगे। लोगों की इस बेहुदा सोच पर अंजू खासी नाराज थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। किसी का मुंह वह बंद तो नहीं कर सकती थी। पवन उसे बहुत प्यार करता था। शादी के 5 वर्षों में जब उन्हें संतान सुख नहीं मिला, तब उन दोनों ने अपना मेडिकल चेकअप करवाया। रिपोर्ट में पता चला कि वह मां नहीं बन सकती थी, जबकि पवन पिता बनने के काबिल था। यह जानकर वह बहुत रोई और पवन से बोली, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं अपनी जीवन काट लूंगी। अंजू, अगर कमी मुझ में होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती? कहते हुए पवन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। क्या उससे इतना प्यार करने वाला पवन उसके साथ इस तरह बेवफाई कर सकता है? अंजू ने अपने मन को यह कहकर तसल्ली दी, हो सकता है उस औरत ने पवन से लिफ्ट मांगी हो, लेकिन दिमाग में कुछ सवाल बिजली की तरह कौंध रहे थे कि पवन ने अपने दोस्त से गाड़ी कहीं जाने को कह कर ली तो फिर वहाँ क्यों नहीं गया? मित्र से उसने झूठ क्यों बोला? आखिर वह जा कहाँ रहा था? और उसे भी कुछ बताकर नहीं गया, जबकि उसको छोटी से छोटी बातें भी बताता था। कुछ बात तो ज़रूर है, तभी पवन ने उससे अपने बाहर जाने की बात छिपाई थी। अंजू को दुखी और परेशान देखकर उसके पिता ने कहा, बेटी, जो होना था वह तो हो गया। तुम अब खुद को मजबूत करो और आर्थिक रूप से अपने पाँव पर खड़ी होने की कोशिश करो। पवन की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं जिसके आधार पर तुम्हें नौकरी या पेंशन मिलेगी। उसके कागजात देखो, शायद उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कराई हो। उसके बैंक खातों को भी देखो, शायद तुम्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके। नहीं पापा, मुझे सब पता है। उन्होंने कोई पॉलिसी वगैरह नहीं कराई थी, ना ही बैंक में कोई खास रकम है, क्योंकि उनकी नौकरी मामूली थी और वेतन भी बहुत कम था। कुछ बचता ही कहाँ था जो वे जमा करते। वे अपने माँ बाप की भी आर्थिक मदद करते थे। फिर भी बेटा, एक बार देख तो लो। हर इंसान अपने आने वाले वक्त के लिए करता है, और फिर पवन जैसे समझदार इंसान ने भी कुछ न कुछ अवश्य किया होगा। दुखी मन से अंजू ने पवन की अलमारी खोली। शायद उसके कागजात के साथ ही उसके साथ हुए हादसे का भी कोई सूत्र मिल जाए। अलमारी में बैंक की एक पासबुक मिली और जीवन बीमा निगम की एक डायरी मिली। अंजू ने उसे जोश के साथ से खोला। ऑफिस से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा था। डायरी के बीच में ही एक मेडिकल स्टोर का पर्चा मिला जिसमें कुछ दवाइयाँ लिखी थी। ये कौन सी दवाई थी? खराब लिखावट की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस तारीख का पर्चा था, अंजू को खास याद था कि उसने उस दौरान कोई दवाई नहीं मंगाई थी। इसका मतलब पवन ने अपने लिए दवाई खरीदी थी। यह सोचकर वह भयभीत हो उठी कि कहीं पवन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं था। उसने फौरन मेडिकल स्टोर जाने का फैसला लिया। वह मेडिकल स्टोर उसके घर से काफ़ी दूर था, लेकिन वह वहाँ गई। मेडिकल स्टोर वाले ने पर्ची पर लिखी दवाएं तो बता दी, लेकिन दवाएं लेने कौन आया था वह ना बता सका। दवाइयाँ दांतों की बीमारी से संबंधित थीं। इस दौरान पवन को दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं थी। अगर थी भी तो वह अपने घर या ऑफिस के नज़दीक के मेडिकल स्टोर से दवा लेता। इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब साफ था कि पवन ने किसी और के लिए दवाइयाँ खरीदी थीं। किसके लिए खरीदी थीं? यह जानने के लिए अंजू ने घर आकर पवन का सामान फिर से टटोला। उसने उसकी डायरी दोबारा अच्छी तरह से चेक की। 15 अगस्त तारीख वाले पृष्ठ पर उसने लिखा था, आज का दिन मेरे लिए खास बन गया। आखिर उसको ऐसा क्या हुआ था जो उसके लिए खास बन गया था? इस बात का जिक्र नहीं था। उसने उसके मोबाइल पर भी एक चीज़ नोट की।
उसने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर तिरंगे के साथ अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगा रखी थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन थी। यह सत्य था कि उसे बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए उसने बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन लगा रखी थी। लेकिन आज ध्यान से सुना तो बीच में कोई धीरे से बोल रहा था, पापा बोलो पापा। यह सुनकर उसका माथा ठनका। हो ना हो 15 अगस्त और बच्चे की खिलखिलाहट में कुछ ना कुछ राज जरूर छिपा है। वॉलपेपर को उसने गौर से देखा। पवन के पीछे एक अस्पताल था। अस्पताल का नाम साफ नजर आ रहा था। शायद उसने सेल्फी ली थी, यानी 15 अगस्त को पवन उस अस्पताल के पास था। वह वहाँ क्यों गया था, यह जानने के लिए वह तुरंत अस्पताल के लिए चल पड़ी। वह काफ़ी दूर था। यह तो तय था कि पवन ने सेल्फी यही ली थी, लेकिन वह यहाँ करने को क्या आया था। अचानक उसके मस्तिष्क में बच्चे की खिलखिलाहट की रिंगटोन और पापा बोलो पापा की ध्वनि बिजली की तरह कौंध गई और वह फौरन अस्पताल के अंदर चली गई। मैटरनिटी होम के रिसेप्शन पर जाकर उसने उस तारीख जन्मे बच्चों की जानकारी चाहिए। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर बताया कि उस दिन 7 बच्चे हुए थे, जिनमें 4 लड़के और 3 लड़कियां थीं। उन बच्चों के पिता के नाम में पवन का नाम नहीं था। सातों माओं के नाम उसने नोट कर लिए। अस्पताल के नियम के मुताबिक उसे उनके पते और मोबाइल नंबर नहीं दिए गए। घर आकर उसने पवन के मोबाइल में उन लोगों के आधार पर नंबर ढूंढे, लेकिन कोई नंबर नहीं मिला। एक नंबर ज़रूर टी नाम से सेव था। उसने उस नंबर पर फ़ोन लगाया तो उधर से एक औरत का स्वर गूंजा, कौन? जी मैं बोल रही हूँ। कौन? तुम तन्नू बोल रही हो क्या? यह सुनकर वह थोड़ा घबराई। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे तन्नू, क्या बात सुनूं तेरी? तू उस दिन शाम तक को आने को कह कर गई थी और आज चौथा दिन है। तेरे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है। जल्दबाजी में तू अपना मोबाइल और पर्स भी यहीं भूल गई। तेरे फ़ोन भी बहुत आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ कि तू कहाँ है। जी, वह बात यह है कि तू इतना घबरा क्यों रही है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। क्या पति से झगड़ा हो गया? जी मैं तनु नहीं, उसकी बहन अंजू बोल रही हूँ। अंजू ने झूठ कहा। लेकिन तनु ने कभी आपका जिक्र ही नहीं किया। आप बोल कहाँ से रही हैं? उसने हैरानी से पूछा। मैं आपको फ़ोन पर कुछ नहीं बता पाऊंगी। आपसे मिलकर सब कुछ विस्तार से बता दूंगी। शीघ्र ही मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपना पता बता दीजिए, निवेदन करते हुए अंजू ने कहा। ठीक है, मैं अभी आपको अपना पता व्हाट्सएप करती हूँ। चंद मिनटों में ही उसका पता मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और अंजू शीघ्र ही वहाँ के लिए रवाना हो गई। जैसे ही अंजू ने दरवाजे की घंटी बजाई, एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। आप अंजू जी हैं ना? कहते हुए वे उसे बहुत सम्मान के साथ अंदर ले गई। पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोली, तनु ने कभी आपका जिक्र तक नहीं किया था। वह मेरे यहाँ किराए पर अपने पति के साथ रहती थी। अभी 15 को उसको बेटा भी हुआ है। उसकी ससुराल और मायके से कोई नहीं आया था। सारा काम मैंने और उसके पति ने ही संभाला था। वह मुझे माँ समान मानती है। अभी 4 दिनों पहले ही सुबह अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाते हुए बोली थी, आंटी एक बहुत ज़रूरी काम से हम दोनों जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। प्लीज़ तब तक आप प्रतीक को संभाल लेना। अपने पर्स से पवन का फ़ोटो निकाल कर उन्हें दिखाते हुए अंजू बोली, अब आंटी क्या यह तनु के पति हैं? हाँ यही इसके पति हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप तो तन्नू की बहन हैं। उन्होंने शंका जाहिर की। आंटी बात दरअसल यह है कि तन्नू ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, इसीलिए हमारा उससे संपर्क नहीं था। लेकिन अभी 4 दिनों पहले ही तन्नू और उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। आखिरी समय में उसने पुलिस को हमारा पता और आपका मोबाइल नंबर बताया था। उसी के आधार पर मैं यहाँ आई हूँ। कहते हुए उसने अखबार की कटिंग जिसमें दुर्घटना के समाचार के साथ साथ तन्नू और पवन की तस्वीर थी दिखा दी और फिर सुबक पड़ी। वे बुजुर्ग महिला भी रो पड़ी और सिसकते हुए बोली, अब प्रतीक तो अनाथ हो गया। नहीं आंटी,
प्रतीक क्यों अनाथ हो गया? उसकी मौसी तो जिंदा है ना, मैं पालूंगी उसे। आखिर मौसी भी तो माँ ही होती है ना। हाँ अंजू, तुम ठीक कह रही हो। अब तुम ही संभालो नन्हे प्रतीक को। कहते हुए वे अंदर से एक बच्चे को लेकर आई जो हूबहू पवन की फोटोकॉपी था। अंजू ने बच्चे को अपने छाती से ऐसे चिपका लिया जैसे कोई उसे छीन ना ले। वह जल्दी जल्दी से वहाँ से निकलना चाह रही थी। तभी आंटी ने कहा, आप तनु का कमरा खोलकर देख लो। बच्चे का जरूरी सामान तो अभी ले जाओ, बाकी सामान जब जी चाहे ले जाना। उसके बाद ही मैं कमरा किसी और को किराए पर दूंगी। उसने तनु का कमरा खोला। कमरे में खास सामान नहीं था, बस जरूरी सामान था। बच्चे का सामान और तनु का पर्स व मोबाइल लेकर वह आंटी को फिर आने को कहकर चल पड़ी। सारे रास्ते सोचती रही कि पवन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। दूसरी शादी रचा ली और बच्चा तक पैदा कर लिया। जब खुद उसने दूसरी शादी के लिए कहा था तब कितनी वफादारी दिखा रहा था। ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले इंसान के प्रति उसका मन घृणा से भर गया। घर आकर उसने सबसे पहले तनु का पर्स चेक किया। पर्स में थोड़े बहुत रुपए, दांतों के डॉक्टर का पर्चा और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक का सामान था। पैन कार्ड और आधार कार्ड से पता चला कि तनु पवन के ही शहर की थी। इसका मतलब पवन शादी के पहले से ही तनु को जानता था और उसका प्रेम प्रसंग काफ़ी पुराना था। फिर उसने तनु का मोबाइल चेक किया। वॉलपेपर पर तनु, पवन और बच्चे का फ़ोटो लगा था। व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे मैसेजेस थे जो डिलीट नहीं किए गए थे। तनु, इतने सालों बाद तुम मुझे मेट्रो में मिली, मुझे अच्छा लगा। लेकिन यह जानकर दुख हुआ कि तुम्हारा पति से तलाक हो चुका है। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा क्योंकि अब मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी तुम अकेली रहती हो। मुझे देखकर तुम्हारी मकान मालकिन क्या सोचेंगी? तुमने आंटी को मेरा परिचय अपने पति के रूप में दिया, यह मुझे अच्छा नहीं लगा। हमारे बीच जो कुछ क्षणिक आवेश में हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? तनु प्लीज़ जिद छोड़ दो। मैं अंजू को तलाक नहीं दे सकता। उससे सच्चाई बता दूँगा, वह स्वीकार कर लेगी। उसका दिल बहुत बड़ा है। हम सब साथ रहेंगे। हमारे बच्चे को दो दो माँओं का प्यार मिलेगा। तन्नू, मुझे अपने बच्चे से मिलने दो, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इसके अलावा औरों के भी मैसेज थे। तभी अचानक तन्नू की मोबाइल की घंटी बजी। उसने तुरंत रिसीव किया। कौन? कौन की बच्ची? इतने दिनों से फ़ोन लगा रही हूँ, हर बार तेरी खड़ूस आंटी उठाती है और कहती है कि तू अभी तक वापस नहीं आई। क्या बात है? मथुरा में शादी करके वहीं से हनीमून मनाने भी चली गई? अंजू चुप रही, बस हूँ कहा। अच्छा, व्यस्त है हनीमून में। वैसे तनु, यह ठीक ही रहा, वरना पवन तो तुझे अपने घर में अपनी बीवी की नौकरानी बना कर रख देता। तेरा बच्चा भी तेरा अपना नहीं रहता। बच्चे से ना मिलने देने की धमकी सुनकर आ गया ना लाइन पर। मेरा यह आइडिया कामयाब रहा। अब मंदिर में तूने शादी तो कर ली है, लेकिन ऐसी शादी कोई नहीं मानेगा। इसीलिए बच्चे को ढाल बनाकर जल्दी से जल्दी पवन को अपनी बीवी से तलाक के लिए राजी कर। हाँ हाँ, अंजू ने अटकते स्वर में कहा। हाँ हाँ मत कर, पार्टी की तैयारी शुरू कर। मैं अगले हफ्ते ही दिल्ली आ रही हूँ ऑफिस के काम से। ठीक है, कहते हुए अंजू ने फ़ोन काट दिया। अब अंजू को सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन चाह कर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। पवन की निशानी नन्हे प्रतीक को पाकर उसका तन मन महक उठा। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया और बरसों से सहेजा ममता का खजाना उस पर लुटा दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।